कभी सोचा है किसी इंसान की मौत उसके शरीर से न शुरू होकर उसकी चीखों से शुरू हो? तो टनल नंबर 13 में एक इंसान चट्टानों के नीचे 5 दिनों तक दबा रहा, चिल्लाता रहा और कोई उसे बचा नहीं पाया। आज उसकी आवाज़ मरने की बात भी जिंदा है। जो भी उस आवाज़ को सुनने गया वो कभी वापस नहीं आया। और आज मोहित भी अपने भाई को ढूंढने के लिए ठीक उसी टनल नंबर 13 के गेट के पास खड़ा है। जब मोहित घर से निकला था तो उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ घंटों में उसकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी, क्योंकि उसके भाई रोहित के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो बुलावा था, मौत का बुलावा। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने टनल नंबर 13 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत सारा प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता रहेगा। और आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ टनल नंबर 13 का अंतिम भाग नहीं है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है। आज ये कहानी आपको अपना असली चेहरा दिखाएगी, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के अंतिम पड़ाव पे। जब गार्ड ने मोहित को उसके भाई रोहित के बारे में बताया तो मोहित के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उसका भाई जो अंदर गया तो फिर वो दोबारा लौटकर वापस क्यों नहीं आया? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? यही एक सवाल के साथ भाग 2 हमने ख़त्म किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या हुआ था। मोहित ने जब सारी बातें सुनी उस गार्ड के मुंह से तो उसने गार्ड से कहा, गार्ड साहब मुझे भी अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने का परमिशन दीजिए। गार्ड ने उसे मना कर दिया कि नहीं, तू नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ ये एक माइंस का दरवाज़ा नहीं है, ये मौत का दरवाज़ा है। यदि तू अंदर चला गया तो फिर तू भी कभी वापस नहीं आ सकता, नहीं आ पाएगा तू इसके बाहर। इस बात पर मोहित गुस्सा गया। वो बोला कि मुझे सच जानना है, आखिर मेरे भाई के साथ क्या हुआ? गार्ड ने कहा, सच? इस टनल के अंदर सच नहीं मिलती, मिलता है सिर्फ मौत। फिर मोहित काफ़ी सोचने के बाद गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ तो उपाय होगा। मैं अपने भाई के बारे में कैसे जान सकता हूँ? मुझे अपने भाई के बारे में जानना है, वो सच जानना है कि आखिर वो अंदर गया तो फिर बाहर क्यों नहीं आया, क्या हुआ था उसके साथ? गार्ड उसकी तरफ देखता है, फिर बोलता है, तुम्हें यदि सच जानना है तो एक काम कर, तू जा उस आदमी को ढूंढ जो तुम्हारे भाई रोहित के साथ इस टनल के अंदर गया था। उस बूढ़े मजदूर को ढूंढ जो तेरे भाई के साथ अंदर गया था। मोहित ने कहा, वो बूढ़ा मजदूर कहाँ मिलेगा मुझे? गार्ड ने कहा, तू 13 नंबर खोली से आया है ना, ठीक उसके सामने 26 नंबर की खोली है, जा, तुम्हें वो बूढ़ा मजदूर तुम्हें वहीं मिलेगा, तू वहाँ चला जा। मोहित जल्दी अपना सामान उठाता है, अपना बैग उठाता है और तेज कदमों के साथ फिर उसी बस्ती में पहुँचता है जहाँ 13 नंबर की खोली थी। जैसे ही मोहित वहाँ पहुँचता है वो देखता है ठीक 13 नंबर की खोली के सामने खोली नंबर 26 है। उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर झांक कर देखता है एक बूढ़ा आदमी जो कोने में बैठा हुआ, उसका सर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, वो सर झुकाए बैठा हुआ था। मोहित उसके पास जाता है और बोलता है, आप मेरे भाई रोहित के साथ उस टनल नंबर 13 में उस दिन गए थे ना, मुझे उसके बारे में बताओ, कहाँ है मेरा भाई रोहित? वो बूढ़ा धीरे से अपना सर उठाता है। रोहित जैसे ही उसका चेहरा देखता है उसकी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो वही बूढ़ा था जो उस दिन उसको बाजार में मिला था, जिसने उसे कहा था भाग जा यहाँ से, भाग जा, क्योंकि तुम्हारे भाई को अंधेरे ने निगल लिया है, अब वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। ये वही बूढ़ा था। मोहित अपनी हिम्मत को बांधता है और फिर उसके सामने जाता है। वो बोलता है, बाबा प्लीज़ मुझे बताओ, आखिर मेरे भाई रोहित के साथ क्या हुआ था उस दिन टनल के अंदर, क्योंकि तुम ही एक ऐसे शख्स हो जो तुम मुझे बता सकते हो उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि तुम मेरे भाई के साथ अंदर गए थे। बूढ़ा अपना सिर उठा के उसकी तरफ देखता है। वो ऐसा देख रहा था जैसे मानो कि उसके सामने कोई इंसान नहीं, कोई वस्तु खड़ी है, कोई सामान रखा हो और उस सामान को देखे जा रहा था। उसकी आंखें मानो कि जैसे पत्थर की बन गई हो। अजीब सा चेहरा था, उसमें किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना डर था
ना इमोशन था, कुछ भी नहीं था। मोहित उसके सामने बैठ जाता है और काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे बताओ मेरे भाई के साथ क्या हुआ। वो बूढ़ा मोहित के नज़दीक आता है और बोलता है, तू सच जानना चाहता है? वो इशारा करता है खोली नंबर 13 की तरफ और बोलता है, जानते हो वो खोली में कौन रहता था? मोहित बोलता, हाँ मैं जानता हूँ, वहाँ मेरा भाई रहता था। नहीं, तू कुछ नहीं जानता। उस खोली के अंदर मेरा दोस्त दया शंकर रहता था। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। हम लोग दोनों उसी माइंस में काम करते थे। एक मनहूस दिन था जब हम दोनों दोस्त उस टनल में काम करने गए थे। उस दिन मेरा दोस्त दया शंकर बहुत खुश था। मैंने उसकी खुशी को जानना चाहा। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी की नौकरी रेलवे में हो गई है। अब कुछ ही सप्ताह में वो मुझे अपने पास बुला लेगा। अगले सप्ताह मैंने सोचा है कि मैं उसके पास चला जाऊंगा और अब ये मज़दूरी मुझसे नहीं होती। अब बस मज़दूरी नहीं करना चाहता। अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे के पास जाकर रहूँ। तब मैंने उसे बधाई दी। हम दोनों उस टनल नंबर 13 के अंदर चले गए काम करने के लिए। टनल नंबर 13 के अंदर वो 100 फीट दूर था मेरे से। वो भी काम कर रहा था, मैं भी काम कर रहा था। मुझे गाना गुनगुनाने का आवाज़ सुनाई दिया। वो कुछ गुनगुना रहा था। वो बहुत खुश था। तभी कुछ आवाज़ आई, कुछ चरमराहट की आवाज़ आई और तभी मैंने देखा कि जिस जगह पे दया शंकर खड़ा है ठीक उसके ऊपर जो चौल था वो चौल अचानक गिर पड़ा और बड़े बड़े कोयले की चट्टानों के नीचे मेरा दोस्त दया शंकर दब गया। हम दोनों के बीच महज 100 फीट की दूरी थी और इस चट्टान के गिरने से हम दोनों के बीच जो रास्ता था वो बंद हो गया। अब मैं सिर्फ दया शंकर की आवाज़ को सुन पा रहा था। मैंने उससे पूछा, दया शंकर तुम ठीक हो? उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे ऊपर भारी चट्टान गिर गया है, मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। मैं दौड़ते हुए बाहर की ओर गया और कुछ मजदूरों को बुला कर लाया। सारे मजदूर मेरे साथ दौड़ते हुए अंदर आए। हम लोगों ने चट्टानों को घसकाने की कोशिश की, लेकिन उस टनल के दरवाजे को इस तरह से बड़े बड़े चट्टानों ने बंद कर दिया था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं ही क्या, मेरे साथ जितने भी मजदूर खड़े थे किसी ने भी उस चट्टानों को हटा नहीं पाया। वो चिल्लाता रहा और हम लोग सुनते रहे। देर रात तक हम लोग कोशिश करते रहे कि वो उसे किसी तरह से बाहर निकाल लें, लेकिन हम लोग नाकामयाब रहे। धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई और हम लोग भी थक कर बाहर निकल गए। हम लोगों ने मैनेजमेंट को भी बताया। मैनेजमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, अब हम लोगों से भी कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन जब हम लोग वहाँ काम करने पहुँचे तो हमने सुना कि वो दर्द से करहा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। दूसरे दिन वो करहा रहा था और हम लोग बाहर तड़प रहे थे। उस दिन भी हम लोग काम करके वापस आ गए और उसकी करहानी की आवाज़ हमारे कानों पर गूंजती रही। हम लोग का दिल बैठता रहा, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। रात हुई, हम लोग वापस आ गए। तीसरे दिन भी जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, उसके रोने की आवाज़। आज वो चिल्लाकर रो रहा था। हम लोग जितने भी मजदूर बाहर बैठे हुए थे, हम लोग भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर हम लोग भी रोने लगे। उस दिन भी हम लोग काम करते रहे, रोते रहे और उसके रोने की आवाज़ सुनते रहे। और रात हुई, हम लोग फिर वापस आ गए। चौथे दिन भी हम लोग वहाँ पहुँचे। आज वो रो नहीं रहा था, आज वो भगवान को याद कर रहा था। उसकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही थी। वो बार बार भगवान से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था और हम लोग भी बाहर से दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से दया शंकर की जान बच जाए, किसी तरह से हम लोग उसको बाहर निकाल पाएँ, लेकिन नहीं निकाल पाए हम लोग उसको। रात हुई, फिर हम लोग बाहर निकल गए। 5वें दिन जब हम लोग गए तो वहाँ अजीब सी शांति थी। दया शंकर की आवाज़ शांत हो चुकी थी। केवल दया शंकर की आवाज़ शांत नहीं हुई थी, उस टनल ने उसके आवाज़ को चुरा लिया था और वो दया शंकर उन चट्टानों में अपने आप को विलीन कर लिया था।
वो टनल नंबर 13 दयाशंकर को अपने अंदर समा लिया था। एक अजीब सी शांति थी और आसपास की हवा बहुत ठंड हो चुकी थी। नॉर्मल दिनों में जितनी ठंड होती थी उससे भी कहीं ज़्यादा ठंड उस दिन थी। वो जो शांति थी वो हम लोग को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। हम लोग को डर लगने लगा। हम लोग धीरे धीरे जितने भी मजदूर थे हम लोग बाहर आ गए। उसके बाद हम में से कोई भी एक मजदूर वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैनेजमेंट को जब पता चला कि हम में से कोई वहाँ जाना नहीं चाहता है, उसने दूसरे टनल से कुछ नए मजदूरों को बुलवाया। वो 5-6 मजदूर अंदर तो गए टनल 13 के, लेकिन कभी किसी ने उन लोगों को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। बाद में मैनेजमेंट ने उस टनल को ही बंद करवा दिया। वहाँ पूरी तरह से काम बंद हो गया। उसके बाद तुम्हारा भाई रोहित वहाँ जाने की जिद करने लगा। हम लोगों ने कितनी बार उसको मना किया कि मत जाओ। हम लोगों को दूसरे टनलों में भेजकर वो खुद चला गया। वो अंदर तो गया, दयाशंकर ने अपने आगोश मुंह से खींच लिया। हम लोग जब दूसरे टनलों में काम कर रहे थे तो हमने रोहित को चिल्लाते हुए सुना। हम लोग गए उसको बचाने, लेकिन रोहित वहाँ कहीं नहीं था, क्योंकि उस अंधेरे ने उसे निगल लिया था। हम लोग बाहर आ गए, लेकिन वो कभी दोबारा बाहर नहीं निकल पाया। इतना कहकर वो बूढ़ा अपना सर फिर से झुका लिया। मोहित उसकी बात सुनकर बिल्कुल शांत हो गया। वो आगे सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उन लोगों को एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, खोली नंबर 13 के दरवाजे के पास एक काला साया खड़ा था। उसने आवाज़ लगाई, मोहित मेरे भाई, तुम आ गए मुझे लेने? आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, देख मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह सुनकर मोहित उठा और पीछे की ओर मुड़ा। वह बूढ़ा चिल्लाता रहा कि मत जाओ, वो तेरा भाई नहीं है, वो रोहित नहीं है। वो तुम्हें भी उस टनल 13 के अंदर ले जाएगा। वो तेरा भाई नहीं है, मत जाओ वहाँ। वो तुझे भी उस अंधेरी टनल के गहराइयों में ले जाएगा। ये तुम्हारा मौत का बुलावा है, मत जाओ। लेकिन मोहित के लिए टनल 13 से बुलावा आ चुका था। उसका भाई उसे खुद लेने आया था। रोहित उठा और उसके पैर अपने आप रोहित के पीछे पीछे चल पड़े। उसके बाद मोहित को भी किसी ने आज तक नहीं देखा है। ये कहानी झरिया के उन तमाम बंद खादानों में से एक की है। आप यदि धनबाद या झरिया के आसपास रहते हैं और आपको लगता है कि आप इस कहानी से रिलेट कर पा रहे हो, आप इन सच्चाइयों को जानते हो, तो कमेंट में ज़रूर मुझे लिखिए। मैं इसी तरह से डरावनी, अनकही और अनसुनी कहानियाँ लेकर आता हूँ। आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इस तरह से डरावनी, रहस्यमय कहानियाँ लेकर आऊँ, अनकही, अनसुनी कहानियाँ लेकर आऊँ, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। यदि आप कमेंट में लिखकर मेरी गलतियों को बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में मैं अपने वीडियो को और भी बेहतर बना सकूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।